हेलो स्टूडेंट्स। अभी बच्चा जी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हो गया था। ठीक है, अभी ये कुछ एक रिजल्ट है यहाँ पे, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, और फिर जब हम इसको क्वेश्चन में आगे यूज़ करेंगे वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब देखो, जहाँ पे भी आपको इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस स्क्वायर, एस यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है, जिस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो माइनस एस स्क्वायर कोस टू बी एस डी एस की फॉर्म में अगर आपको कोई इंटेग्रल दिखे बच्चा जी, तो वहाँ पे उस इंटेग्रल की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं दिस इज अंडर रूट पाई अपॉन टू इंटू एस अपॉन लैम्डा। ठीक है, और एस अपॉन लैम्डा आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस इंटेग्रल की वैल्यू ये रहेगी, या और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो एस अपॉन लैम्डा है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वेयर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा जी, दिस इज नॉट लैम्डा होल स्क्वेयर, दिस इज लैम्डा स्क्वेयर। ठीक है, माइनस टाइम पहले लैम्डा का स्क्वेयर करना है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी स्क्वेयर एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे बी एस जो आपको मिलेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब मैं आगे यूज़ करूँगा तो इसको मैं अच्छे से बता दूंगा। वैसे ही हम इस इंटेग्रल को भी यूज़ करते हैं बच्चा जी, फोरियर इंटेग्रल थ्योरम का ये रिजल्ट है, इसको भी हम आगे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में वहाँ से मैं आपको इसको अच्छे से डिक्टेट करवा दूंगा। नेक्स्ट इज error function is given by, yes this is error function of z is equals to, मतलब error function of z जो है वो हम किस टाइप के इंटेग्रल को लिख सकते हैं, दिस इज टू अपॉन पाई इंटेग्रल जीरो टू z एक्सपोनेंशियल ऑफ, इट मीन्स ई रेज टू पावर माइनस ईटा स्क्वेयर डी ईटा। जब भी हमारे को कोई इंटेग्रल इस फॉर्म में मिलेगा तो उसको हम एरर फंक्शन ऑफ जेड, जेड जो रहेगा वो इसकी अपर लिमिट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के इंटेग्रल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी बच्चे जी देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ हीट फ्लो इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अभी हमारे को एक हीट फ्लो इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज़ करके। ठीक है, अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने फर्स्ट सेक्शन में काफ़ी किया था, काफ़ी क्वेश्चन इससे किए थे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया था वो यहाँ पे भी अच्छे से देख लेंगे। और इसको ये ऐसा भी पूछ सकता है बच्चा जी, अब यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना था, हीट फ्लो इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। अब बच्चा जी अगर इसके साथ आपको नेक्स्ट वाला देखो जरा, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे हमारे को वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन दे रखी है और बोलता है सब्जेक्ट टू कंडीशन दिस। अब इसके साथ हमारे को कंडीशन भी दे रखी है। तो बच्चा जब आपको एक वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को जब आपको सॉल्व करना है किसी कंडीशन के लिए, तो वहाँ पे आपको उसका जनरल सोल्यूशन नहीं मिलेगा बल्कि उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में पता है आपको ना कि फ़र्क क्या रहता है। ठीक है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काम करेंगे और इनमें जो है वो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर कंडीशंस दे रखी हों तो अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी तो आपने सिर्फ और सिर्फ जनरल सोल्यूशन तक निकालना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको साथ में ये सेकंड वाली कंडीशन पूछेगा या साथ में बाउंड्री कंडीशंस दे रखी होंगी तो आपको उसकी पर्टिकुलर सोल्यूशन को निकालना पड़ेगा। तो देखो जरा, सबसे पहले मैं वन डायमेंशनल, अगर मेरे को ऐसा लिखता है तो मैं हीट फ्लो इक्वेशन को लेकर चलूँगा वन डायमेंशनल में, और वो आपको पता है अभी अभी आपने डिराइव किया था बच्चा जी कि वो कैसी रहती है। इसको आप कर्ल स्क्वायर टी ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा कर्ल टी ओवर कर्ल स्मॉल टी भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको लेकर चला। बोलता है लेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म टी ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ एक्स और बीटा ऑफ टी। अब अच्छा जी आपको पता है कि छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़ते थे कि इक्वेशन जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इक्वेशन जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है सोल्यूशन हमेशा हमारे को उन्हीं वेरिएबल्स में मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये इक्वेशन जो है वो एक्स और टी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स और टी काम कर रहे हैं बच्चा जी, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो भी ग्रंटेड एक्स और टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके सोल्यूशन को एज्यूम कर लिया कि वो एक्स कैपिटल एक्स ऑफ एक्स और बीटा ऑफ टी की फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी मेरा मोटिव है कैपिटल एक्स को निकालना और बीटा को निकालना। ठीक है, जैसे मेरे को सोल्यूशन मिलेगा मैं इसमें पुट कर दूंगा, मेरे को फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चा जी देखो जरा, जो हमने सोल्यूशन एज्यूम किया है तो सोल्यूशन का आपको पता है कि सोल्यूशन का क्या काम होता है बच्चा जी, सोल्यूशन हमेशा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये जो है ये जो टी है उसको हमने क्या लिया है, सोल्यूशन लिया इक्वेशन फर्स्ट का, तो ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज
देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज बच्चा जी क्या आ जाएगा। अब देखो जरा इस रिजल्ट को उठाओ, टी को उठाओ और इसमें पुट करो। तो यहाँ पे टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स था 2 टाइम, तो ये आ जाएगा एक्स डबल डैश इंटू बीटा, लिख दिया हमने यहाँ पे। बीटा तो कांस्टेंट रहेगा इस केस में, तो एक्स का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा एज इट इज़, 1 अपॉन अल्फा एज इट इज़। अब टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी, तो इस केस में एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स एज इट इज़ आ गया और बीटा का डेरिवेटिव। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज़ करना है बच्चा जी। तो मैंने यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लिए, और जैसे वेरिएबल सेपरेट किए मैंने यहाँ से एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ कर दिया, बीटा वाई टर्म्स को एक तरफ कर लिया, और इसको मैंने इस सिस्टम को मैंने एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया, और दैट इज़ के। अब टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन देन वी गेट दिस इक्वेशन बच्चा जी। जब मैं इसको और इसको सॉल्व करूँगा तो ये मिल जाएगा, और इसको इक्वेट करूँगा तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बोलता है 3 केसेज अराइजेज। अब बच्चा जी यहाँ पे के जो है वो हमने खुद से एज्यूम किया है। अब के जो है वो इक्वल्स टू 0 टाइप का भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 टाइप का भी हो सकता है, और लेस देन 0 टाइप का भी हो सकता है। तो यहाँ से इसलिए मेरे को यहाँ पे 3 केस डिस्कस करने पड़ेंगे। सो व्हेन फर्स्ट केस फर्स्ट इज व्हेन के इज इक्वल्स टू 0। अब के को जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में 0 पुट करूँगा तो मेरे को एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, और बीटा डैश इज इक्वल्स टू। अब x यहाँ से मेरे को क्या क्या चाहिए, सोल्यूशन के लिए एक x चाहिए और एक बीटा चाहिए। तो x को निकालने के लिए बच्चा जी अगर मैं इसको 2 टाइम इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही किया मैंने, 1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो x डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आ जाएगा। फिर अगेन इंटीग्रेट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी c1x प्लस c2। वैसे यहाँ से बीटा को निकालने के लिए बीटा डैश को ख़त्म करना पड़ेगा बच्चा जी, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट करके मेरे को बीटा ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी c3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाना है, एक्स और बीटा ऑफ टी को उठाना और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। वहाँ से आपको इस केस के लिए के इज इक्वल टू 0 के लिए सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वो सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अभी वैसे ही केस केस सेकंड बचा जी व्हेन के इज़ ग्रेटर देन 0। अब के इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब कि के की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो बचा जी मैंने यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ले लिया, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और लैम्डा भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 टाइप का नंबर है। ठीक है, तो के को मैं लैम्डा स्क्वायर पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाई जहाँ जहाँ पे के दिखता है वहाँ पे बच्चा जी लैम्डा स्क्वायर पुट करो। इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ पे के दिखता है वहाँ पे लैम्डा स्क्वायर पुट करो। तो जैसे लैम्डा स्क्वायर पुट करूँगा ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब बच्चा जी ये जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब इसका जो सोल्यूशन हमारे को मिलेगा उसके लिए हमारे को पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आपको पता था, बीएससी में आपने पूरा एक यूनिट होता था इसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसमें हमारे को एक ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की फॉर्म में हो और उसकी राइट हैंड साइड 0 हो, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालते थे, और उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन को से बचा हमारे को उसके रूट्स मिलते थे, और उस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो उन रूट्स पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जो एक्स का सिंबॉलिक कोफिशिएंट उसको उसका उठा के 0 के इक्वल पुट करूँगा। वहाँ से मेरे को डी की कुछ एक वैल्यूज़ मिलेंगी। अब बच्चा जी रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, सो देन सोल्यूशन विल बी दिस। ठीक है, ये आपने बच्चा जी सारे का सारा पढ़ रखा है कि अगर रूट्स रियल और डिफरेंट हों तो सोल्यूशन हमारे को इस फॉर्म में मिलता है। वैसे ही सेकंड वाली इक्वेशन को भी अब लेकर चलूँगा, दैट इज़ बीटा डैश माइनस अल्फा लैम्डा स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से ही बच्चा जी मैंने एक कोफिशिएंट निकाली बीटा का। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके रूट्स निकालूंगा, तो रूट्स आ गए दिस, रूट्स आर रियल बच्चा जी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट मिला, तो ये आ जाएगा बीटा ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इन दोनों को उठाना और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, तो वहाँ से मेरे को एक इक्वेशन ये मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट्स को कंबाइन कर दे रहा हूँ, C1 C3 को और C2 C3 को कंबाइन करके ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट के इज़ लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए बच्चा जी मैंने ये पॉजिटिव नंबर, तो अब आपको पता है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। तो मैंने के को इस फॉर्म में ले लिया लेस देन 0 के लिए। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, अब देखो अगर यहाँ पे लैम्डा ग्रेटर देन 0 मैंने इसलिए कंडीशन लगा रखी है क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये केस फेल हो जाएगा, तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो लैम्डा इज नॉन 0 लिख दो और यहाँ फिर लैम्डा ग्रेटर देन 0 ले लो। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 को देखो, और जहाँ पे के दिख रहा है वहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर पुट कर दो, तो ये मिल जाएगा एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन वहीं से मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 से, दैट इज बीटा डैश प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0।
क्लियर बच्चा जी। अब यहाँ से फिर से मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिखाई दी, इसकी मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, वहाँ से मेरे को रूट्स मिल गए, रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आए, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए जो सोल्यूशन रहता है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, वैसे ही यहाँ से भी मेरे को एक रूट मिला, अब रूट जो है वो रियल है, तो इसके लिए जो सोल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा। दोनों को उठाया और इक्वेशन नंबर सेकंड में मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट्स को कंबाइन करके जो कांस्टेंट थे उनको मल्टीप्लाई करके मैंने a to b2 में ले गया। बोलता है हैंस द वेरियस पॉसिबल सोल्यूशंस आर गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। अब अच्छा जो हमारे को यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन मिले वो इक्वेशन 4 में मिला, एक इक्वेशन 5 में मिला और एक इक्वेशन 6 में मिला। बोलता है सिंस वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ हीट कंडक्शन। बच्चा जी अब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम हीट डिफ्यूजन इक्वेशन को, हीट कंडक्शन इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट कंडक्शन इक्वेशन आपको पता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बच्चा जी, तो और टेम्परेचर जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम, तो बोलता है देयरफॉर टेम्परेचर टी मस्ट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम जो है वो इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखना है आपने। सो बोलता है देयरफॉर सोल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 6 इज ओनली द सुटेबल सोल्यूशन। तो बच्चा जी इस केस के लिए टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज ऑफ टाइम के साथ, अगर और वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 6 में ही ऐसा हो रहा है। अब ऐसा यहाँ पे कैसे लगा बच्चा जी पता, अब देखो यहाँ पे जो t का फंक्शन है उसकी पावर, उसके साथ नेगेटिव साइन है, ये अपॉन में चला जाएगा। तो बच्चा जी जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जब आप t की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटल T जो है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, कैपिटल T टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्मॉल t को अपॉन में ले आओगे ना यहाँ पे, तो जैसे जैसे आप स्मॉल t की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो उसके साथ साथ बच्चा जी न्यूमिनेटर जो है वो t जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा विद इंक्रीज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पे, बाकी जो पीछे आपने केस किए बच्चा जी वहाँ पे अगर आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो ये टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो ये पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे को पॉसिबल सोल्यूशन उसी कंडीशन में मिलता है बच्चा जी जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए बच्चा जी यहाँ पे जो पॉसिबल सोल्यूशन आपके पास बचेगा वो इक्वेशन नंबर 6 में बचेगा। क्लियर, तो अब इसलिए मैं यहाँ पे अभी आगे जितना भी, अब मेरे को ये जर्नल सोल्यूशन जो है वो मिल गया। अगर आपका यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट पूछता है ये एग्जाम में, अगर एग्जाम में फर्स्ट स्टेटमेंट पूछता है तो इसका सोल्यूशन यहीं तक होगा कि सोल्यूशन गिवन द इक्वेशन नंबर 6 इज ओनली द सुटेबल सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे को इसका जर्नल सोल्यूशन मिल गया। अब बच्चा जी अगर मेरे को सेकंड वाली स्टेटमेंट पूछता है, उसमें कंडीशन दे रखी थी, तो अब मैं इस सोल्यूशन में उस कंडीशन को यूज़ करके इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन को निकालूंगा। मतलब यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a2 और b2, उसको मैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी तो आपने यहीं तक ही सोल्यूशन करना है इसका। ठीक है, और उसका पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो इक्वेशन नंबर 6 में आपके पास मिल गया है। तो अभी देखो जरा, अभी सेकंड वाली स्टेटमेंट के लिए a2 और b2 की वैल्यू को निकालने के लिए बच्चा जी ये क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बच्चा जी करते हैं हम इसको डिस्कस।